जी नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग बिहार सिपाही भर्ती के लिए एक सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें कि हम लोग जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं। तो उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं बिहार सिपाही भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसका कुछ विस्तार से जानकारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और साथ ही साथ अपने मन की बात को कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। ये प्रश्न जो है ये गणित से है, इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पहले इसे आप लोग पढ़िए। जी बहुत अच्छा ये प्रश्न है। अब प्रश्न कहता है कि यदि एक वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त को बिंदु A पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि AP का मान 15 सेंटीमीटर है। यानी कोई वृत्त है, इसे एक कोई वृत्त है और कोई P से कोई स्पर्श रेखा इसे A पर क्या करती है, स्पर्श करती है, बिंदु A पर स्पर्श करती है और इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। हो गया। कहता है कि दिया गया है कि वृत्त का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। यहाँ अगर ये केंद्र है तो ये वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा और ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बतला दें कि ये स्पर्श रेखा जो होता है और किसी वृत्त के परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण, यानी इसे O मानेंगे तो OP बराबर हो जाएगा √OA का स्क्वायर जोड़ AP का स्क्वायर। अब OA का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 189 और ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसे पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न को पढ़िए और बताइए। प्रश्न कहता है कि एक स्कूल में लड़कों की अनुपात और लड़कियों की एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यानी बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या, बॉयज़ की संख्या और गर्ल्स की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2 है। यानी अपने भाषा में कहेंगे तो लड़की 2 गो है तब लड़का कई गो है, 3 गो है। कहता है कि यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रतिशत की बात आई है तो इसके दोनों तरफ 100 से गुना कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये 300 लड़का होगा तो कह सकते हैं कितना, 200 लड़की होगी। अब अगर 300 लड़का है तो इसमें से 20% को छात्रवृत्ति मिलता है, यानी 300 का 20% यानी 20/100।
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 या 60, यानी 60 वो लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है। और इधर 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कहेंगे 200 का 25 और बट्टे में 100, क्योंकि प्रतिशत मात्रा निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 50 वो लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है। तो टोटल कितने को छात्रवृत्ति मिला? तब इधर 60 है और इधर 50 है, तो टोटल 110 को छात्रवृत्ति मिला। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितना है? तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। तो कह सकते हैं 500 में 110 को छात्रवृत्ति मिला। हमें प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे, ये 22 मरतबे कटेगा। यानी कह सकते हैं कि 22% को क्या मिला है? छात्रवृत्ति मिला है। हमसे क्या पूछा है? नहीं मिला है। क्या पूछा है? नहीं मिला है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? 100 में से इसको घटा देंगे, 100 में से 22 को घटा देंगे, तो ये निकल जाएगा 78%। कितना निकल जाएगा? 78%। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये 2 होना चाहिए और ये 3 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्या ऑप्शन नंबर 3 सही है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये भी मैथ्स का ही प्रश्न है। कहता है कि एक साइकिल चालक द्वारा एक निश्चित दूरी d एक निश्चित समय से तय की जाती है। यदि एक जॉगर यानी जॉगिंग करने वाला उससे दोगुना समय t में उसकी आधी दूरी तय करता है, तो साइकिल की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात ज्ञात करें। तो साइकिल की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात हम देख कर ही कह सकते हैं कि 4:1 होगा। यानी ये 3 नंबर ऑप्शन, ये 2 नंबर ऑप्शन में 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब आप कहिएगा ये कैसे मास्टर साहब, कैसे आप कहते हुए बना दिए? पूरा सवाल को पढ़े और आप आंसर बता दिए, इसका मतलब है कि आप आंसर रट के आए थे? नहीं भैया, हम आंसर रट के नहीं आए थे। हम इस सवाल को पढ़ रहे थे, इसे दिमाग में कैलकुलेट कर रहे थे। कैसे कैलकुलेट किए थे? ज़रा समझिए बात को। देखिए, एक साइकिल चालक है, यहाँ से यहाँ तक वो d दूरी तय करता है, मान के चलते हैं d दूरी तय करता है, और ये टाइम लगाता है x। क्या टाइम लगाता है? x। अब ये जॉगर जो है ये आधा दूरी ही तय किया है, यानी जॉगर यहाँ से यहाँ तक ही आया है, यानी आधा दूरी ही तय किया, यानी d/d दूरी ही तय किया है, और ये टाइम लगाया है t। लेकिन ये जो t जो है वो साइकिल चालक के टाइम का 2 गुना है, यानी यहाँ पर भाग हो जाएगा 2x से। क्या भाग हो जाएगा? 2x से। यानी साइकिल चालक का चाल हो गया d/x, और जॉगर का चाल हो गया, इसको बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? d/4x। जॉगर का चाल d/4x और साइकिल चालक का चाल d/x। हमसे क्या पूछा है? साइकिल सवारी की चाल और जॉगर की चाल का अनुपात। तो d/x अनुपात d/4x। देखिए, d से d कट गया, x से x कट गया, तो क्या हो गया? 1/1/4। अब इसको बट्टा हटाना है तो दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4:1। यही बात तो हमने कहा था, ये वाला ऑप्शन सही है ना। चलिए फिर से मैथ्स का ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि महेश और हरीश एक व्यापार में क्रमशः 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं। एक महेश जी है और एक, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, और एक हमारे हरीश जी है। एक महेश जी है और एक हमारे हरीश जी है। महेश जी 20,000 रुपया निवेश करते हैं और हमारे हरीश जी 30,000 रुपया निवेश करते हैं। ठीक है। यदि 3 महीना बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपया निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाभ किस अनुपात में विभाजित होगा? कहता है कि यदि 3 महीना बाद हरीश अपना निवेश में से 5,000 रुपया निकाल लेता है तो उसके बीच प्राप्त लाभ कितना प्राप्त लाभ किस प्रतिशत में विभाजित होगा?
अब इसमें तो ये नहीं पूछा गया है कि 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद, यानी ये सवाल, चलिए इसको थोड़ा डाउट लगाते हैं क्योंकि ये सवाल में कुछ छूटा हुआ है, ये मिस प्रिंट हमको लगता है। इसको हम बनाएंगे अगले सेशन में, अगली ओर चलते हैं। चूँकि ये इसमें लग रहा है, चूँकि यहाँ 3 महीने बाद 5,000 रुपया तो निकाल लिया, लेकिन ये तो नहीं पूछा है कि उसके बीच डायरेक्ट पूछा है अनुपात का विभाजन क्या होगा, तो उसी टाइम में पूछा है या 1 वर्ष बाद पूछा है। इसमें टाइम थोड़ा एरर दे दिया है, देखेंगे इसको बाद में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, और ये प्रश्न कहता है कि एक साइकिल निर्माता साइकिल का विक्रय मूल्य 50% घटा देता है। कहने का मतलब है भैया पहले विक्रय मूल्य 100 रुपया था, अब विक्रय मूल्य हो गया 50 रुपया, खत्म। घटा देता है तो बिकने वाली साइकिल की संख्या में, बिकने वाली साइकिलों की संख्या तेजी से 700% बढ़ जाती है। यानी पहले 100 साइकिल बिकता था, अब 700% बढ़ गया, तो अब कितना हो गया, 800 साइकिल बिकने लगा, तब ना 100, तो अब हो गया 1 मिनट सॉरी 100 से विक्रय मूल्य 50 किया, तो पहले जब 100 साइकिल बिकता था, अब साइकिल बिकने लगा है, 700% और बढ़ गया, यानी अब हो गया 800। प्रारंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता था। कितना का लाभ प्राप्त होता था, 140% का लाभ प्राप्त होता था। तो हमको कहता है तो नए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी 100 रुपया में जब वो बेचता था तो उसको लाभ कितना होता था, लाभ प्रतिशत होता था 140%। यानी कहने का मतलब है, इस बात को इसे समझिए, कहने का मतलब है कि प्रारंभ में उसको अगर क्रय मूल्य 100 था तो उसमें 140 रुपया लाभ लेकर के उसको वो बेचता था 240 रुपया में। ऐसे समझिए ना, यहाँ से पकड़ लिए। यानी जब वो 240 रुपया में साइकिल बेचता था, अब वो क्या किया, इसको घटा करके आधा कर दिया, यानी अब वो 120 रुपया कर दिया। लेकिन पहले वो साइकिल कितना बेचता था, 120 रुपया कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, पहले साइकिल बिकता था 100, लेकिन अब साइकिल बिकता है कितना, 800। कितना बिकता है, 800। तो पहले वो बेचता था कितना में, 240 में। तो इसका उसको इनकम कितना हुआ होगा, तो कहेंगे 240 गुने 100, तो कहेंगे 240 पर 2 गो 0, यानी 24,000। अब वो 800 बिकता है, लेकिन अब ये बेचता है कितने में, 120 में। अब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 × 96 पर 3 गो 0, यानी पहले जो आता था कितना, कितना 24,000, अब आता है 96,000। लेकिन इस 96,000 में लागत कितना है, 100 रुपया, बेच कितना में रहा है, 120 में। तो एक साइकिल पर लाभ हो रहा है इसको कितना, 20 रुपये। 100 साइकिल पर लाभ हो रहा है इसको 20 रुपया। तो 800 साइकिल पर लाभ कितना हो रहा है इसको, एक साइकिल पर लाभ हो रहा है 20 रुपया, तो 800 साइकिल पर लाभ इसको हो रहा है 800 गुने 20, यानी कह देंगे 16,000 रुपया। कितना रुपया, 16,000 रुपया। अब इसको लाभ हो रहा है 16,000 रुपया। लागत कितने है, तो लागत है, तो ये क्रय मूल्य कितने था, इतने था। क्रय मूल्य था 100 रुपया, अब बेचा है 800 साइकिल, तो इसका क्रय मूल्य था 100 रुपया, अब बेचा है 800 साइकिल ना। तो 1 मिनट ज़रा देख लेते हैं। तो इसका लागत हो गया 8 पर 4 गो 0, यानी 80,000 रुपया। तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा में क्रय मूल्य गुने में 100। 3 गो 0 से 3 गो 0 खत्म, 16 पंचे 80, 5 से काटेंगे तो ये 20,
यानी 20% किसको अभी लाभ हो रहा है, अभी भी इसको लाभ 20% को हो रहा है। उस टाइम में लाभ होता था कितना, 140% का, अभी लाभ हो रहा है 120% का। बहुत अच्छा सवाल था ये। चलिए अब जरा इसको पढ़िए और बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पढ़िए। चलिए आज हम थोड़ा लेक्चर को दूसरे मेथड से बताएंगे, पहले डिस्कशन करेंगे फिर वहाँ से आंसर ला करके यहाँ बताएंगे। कहता है कि मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है। एक ही खेत में एक साथ ही दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना, नकदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना, अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों की खेती करना, या पशुओं का पालन और फसल की खेती एक साथ करना। पशुओं का पालन और फसल की खेती एक साथ करना। तो इसका सही आंसर वैसे 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको जवाब मिल जाएगा। यानी मिश्रित कृषि का वह प्रकार है जिसमें कि फसल और पशुधन दोनों शामिल होते हैं। मिश्रित खेती शब्द यह नहीं कि मिश्रित खेती शब्द से यह नहीं समझना चाहिए कि इसमें केवल विभिन्न फसलों की एक श्रृंखला का उत्पादन किया जाता है। मतलब मिश्रित खेती से मतलब ये नहीं होता है कि हम विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि हम कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तब वो कहलाता है मिश्रित कृषि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कहता है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया वह पहला यंत्र कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। अबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या प्रोसेसर। तो सबसे पहला कंप्यूटर को हम लोग अबेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? अबेकस। यानी इसको सॉरी इसे हम लोग कहते हैं एनालिटिक इंजन। क्या कहते हैं? एनालिटिक इंजन, अबेकस नहीं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि विश्लेषणात्मक इंजन यानी एनालिटिक इंजन 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेज आविष्कारक और गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया। यह यांत्रिक कंप्यूटर था, एक यांत्रिक कंप्यूटर था। बेबेज ने कभी पूरी मशीन का निर्माण नहीं किया था। उन्होंने 1871 में अपनी मृत्यु तक इस पर काम किया। टिम क्रेमर ने अबेकस का आविष्कार किया था। यानी अबेकस का आविष्कार कौन किया था? टिम क्रेनमर। कौन किया था? टिम क्रेनमर ने किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। पढ़ेंगे और जवाब देंगे। चलिए इसे पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि इसमें से कौन सा संगठन जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रभावों के साथ साथ इसके उद्देश्यपरक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। द क्लाइमेट प्रोजेक्ट या इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज या इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ नेचर या यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर होने वाला है सी, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ नेचर। यहाँ आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। यह डेटा एकत्र करने और विश्लेषण, अनुसंधान, क्षेत्रीय परियोजनाओं और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। IUCN का मिशन
प्रकृति के संरक्षण के लिए विश्व के समुदायों को प्रभावित करना है, प्रोत्साहित करना और सहायता करना है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रकृति संसाधनों का कोई भी उपयोग न्याय संगत और पारिस्थितिकी के रूप में टिकाऊ हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि DRDO द्वारा विकसित उस रोबोट का नाम क्या नाम है जो खतरनाक वस्तुओं का पता लगाने, उन्हें नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है? रुस्तम, चतुर रोबोट, पैकबोट या दक्ष? तो उसका नाम है दक्ष। क्या नाम है उसका? दक्ष। यानी DRDO द्वारा जो विकसित किया गया रोबोट है जो खतरनाक वस्तुओं को पता लगाता है, उसे नियंत्रित करता है और उसे नष्ट करता है, वो दक्ष है। यहाँ आप देख सकते हैं कहा गया है कि दक्ष भारत का एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन और विकसित एक विद्युत संचालित दूर संवेगी यानी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी ROV वाहन है। दक्ष सभी प्रकार की खतरनाक वस्तुओं का सुरक्षित रूप से पता लगा सकता है तथा उन्हें नष्ट कर सकता है। दक्ष IED और अन्य खतरनाक वस्तुओं को संभालने में सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बल को बम निरोधक इकाई की मदद करता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन का मसौदा तैयार करने वाले थे महात्मा गांधी, यानी A नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप यहाँ पर उससे संबंधित कुछ जानकारी देख सकते हैं। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने ब्रिटिश सरकार की मसौदा घोषणा पर चर्चा करने के लिए युद्ध मंत्रिमंडल का एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा, इसे क्रिप्स मिशन भी कहते हैं। मसौदे में यह प्रस्ताव था कि युद्ध के बाद भारत को स्वायत्त शासन यानी डोमिनियन स्टेटस की स्थापना की जाएगी और ब्रिटिश शासन अधिनियम 1935 यानी द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट 1935 में भी कुछ परिवर्तन किया जाएगा। मसौदा के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने अस्वीकार कर दिया था। कौन? कांग्रेस कार्य समिति ने क्या किया था? क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़ेंगे और बताएंगे। कहता है कि सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। दूसरा संयुक्त राष्ट्र यानी UN यूनाइटेड स्टेट। तीसरा काउंसिल ऑफ यूरोप यानी COE। तीसरा सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन यानी CNR। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। आप यहाँ देख सकते हैं राइन ने नौ परिवहन प्रणाली के लिए बनाया गया केंद्रीय आयोग एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका कार्य नौ परिवहन के लिए सुरक्षा और उच्च स्तर की गारंटी द्वारा यूरोपीय स्मृति को प्रोत्साहित करना है।
यह विश्व का सबसे प्राचीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वर्तमान में भी संचालन में है। यानी जो है ये जो राइन जो है ये नौ परिवहन यानी जलीय परिवहन के लिए बनाया गया था और ये यूरोप के व्यापारियों को, यूरोप के स्मृतियों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था और ये अभी भी क्या है, संचालन में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके, वे किसका विरोध कर रहे थे? ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट का, साइमन कमीशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का। तो इसका सही आंसर होने वाला है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का वो विरोध कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यानी बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक, जिससे नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता कम हो जाती, को पारित होने के विरोध के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए बम फेंका। इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि लोगों को उनके आंदोलन और विचारधारा से परिचित कराने के लिए स्वयं को उसके सामने प्रस्तुत करना था। विधानसभा में इनकलाब जिंदाबाद के यानी विधानसभा में के खिलाफ मतलब कानून पारित किया गया और केंद्रीय पर क्या किया गया, बम फेंका गया। ये लाइन शायद गलत है, ये लाइन गलत टाइप हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? सीमेन, मायो, ओम या कूलम। तो आपको बतला दे, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। सीमेन और मायो जो है ये चालकता का ऐसा मात्रक होता है। किसका? चालकता का ऐसा मात्रक होता है। और कूलम जो है ये आवेश का ऐसा मात्रक है। किसका? आवेश का। चलिए इसके अलावे आप बताएंगे वैद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा? वैद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा? संधारित्र की धारिता का ऐसा मात्रक क्या होगा? धारिता का ऐसा मात्रक क्या होगा? इसके बाद बताएंगे चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होगा? इसके बाद बताएंगे और चलिए यही बताएंगे वेग का ऐसा मात्रक क्या होगा, ये भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग बात करते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, तो इसका ऐसा मात्रक होता है एम्पियर। संधारित्र का ऐसा मात्रक होता है फैराडे। विद्युत चुंबकीय का ऐसा मात्रक होता है वेबर। और वेबर लिखिए, सो काटिए, वेबर और वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि माइक्रोफोन डैश रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में? नहीं। ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? नहीं। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो इसका काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। याद रखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। आप यहाँ देख सकते हैं कि माइक्रोफोन ध्वनि को एक छोटे विद्युतीय प्रवाह में परिवर्तित करता है। जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित परावर्तक सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है तो इस पर आवर्ती ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। कहता है कि एक संधारित्र माइक्रोफोन में आने वाली ध्वनि
संधारित्र का एक प्लेट में को कंपन करता है। मतलब माइक में संधारित्र लगा होता है और जब ध्वनि आता है तो वो क्या करता है, उसमें कंपन उत्पन्न करता है। यह परिवर्तनीय धारिता यानी वेरिएबल कैपेसिटेंस को संबंधित विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है, और ये जब कंपन करता है उसके बाद वो क्या करता है, विद्युत संकेत में क्या करता है, उसको परिवर्तित कर देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि भारत में बचाव बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश की जाती है। आरबीआई की, बैंक एसोसिएशन की, वित्त मंत्रालय के या संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित। आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहता है कि भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज संबंधित बैंकों द्वारा तय की जाती है। यानी आप जिस बैंक में अपना पैसा जमा किए हैं उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, ये तय वही बैंक करेगा जिसमें आप जमा किए हैं। इस बचत बैंक खाता को प्रतिवर्ष 2.70% से 5.25% की ब्याज भी दी जा सकती है, लेकिन यह बैंक खाते में रखी गई राशि पर निर्भर करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। क्वाशियोकर, स्कर्वी, रिकेटस या बेरीबेरी। तो हमारे शरीर में क्वाशियोकर होता है। क्वाशियोकर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। आप बताएंगे रिकेटस किसकी कमी से होता है और बेरीबेरी रोग किसकी कमी से होता है। ये दोनों बात को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, वैसे देख सकते हैं आप कि क्वाशियोकर का मुख्य कारण प्रोटीन या अन्य आवश्यक विटामिन या खनिजों का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है। विकासशील देशों में सीमित खाद्य आपूर्ति, स्वच्छता और बच्चों की पर्याप्त आहार देने के महत्व के बारे में शिक्षा में कमी एक सामान्य बात है। यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। सोडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम या पारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। यहाँ पर एक शब्द आया सोडियम। सोडियम को हम लोग किरोसिन तेल में, किसमें, किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अब इसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत अधिक क्रियाशील होता है। जैसे ही इसे बाहर निकालेंगे ये हवा से अभिक्रिया करेगा और ये क्या हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप लिखा गया है मरकरी अर्थात पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका गलनांक -29 डिग्री सेल्सियस है। अन्य सभी धातुओं के विपरीत पारा अन्य परमाणुओं के साथ वैकेंसी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को साझा नहीं करते हैं। पारा के अंदर पाए जाने वाले अनुनाभिक में मजबूती से जुड़े होते हैं और वे इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं कि वे सापेक्ष प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। चलिए तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे सेशन को लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।